साथ एक और पीडीएफ दिया है, किस चीज का? एमसीक्यूज का। बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो समझ नहीं आते, तो निकाल के रखा करो ना, निकाल के रखना, किसी एक दिन क्लास रखेंगे, ये 4 चैप्टर हो जाए। कितने चैप्टर हो गए हमारे? चौथा चल रहा है, बस 4 हो जाएंगे, फिर इसके बाद एक डिस्कशन क्लास रखेंगे, उसमें फिर ना आप लोग एमसीक्यूज निकाल के लाना सारे, जो जो मसला हो रहा है फिर वो सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस एक और आखिरी, सॉल्व करना नहीं है, समझना है, सही है, समझ लेना। कभी ChatGPT से सॉल्व करा के रट लोगे, बस ये ऐसा हो गया। अच्छा, नर्वस कोऑर्डिनेशन हम स्टार्ट कर रहे थे। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने कहाँ तक पढ़ लिया? हमने रिसेप्टर्स पढ़ लिए थे। रिसेप्टर्स के बाद हमने क्या पढ़ा था? इफेक्टर्स के बारे में। शुरू में हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब इसके बाद हमने ना न्यूरॉन्स पढ़ने हैं, सही है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, उसकी टाइप्स और न्यूरॉन का फंक्शन, ये सारा हम पढ़ेंगे, सही है। तो हेडिंग लगाओ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स क्या कहलाते हैं? न्यूरॉन्स आर द, सही है, मेन, न्यूरॉन जो है मेन फंक्शनल यूनिट है। लड़कियों बातें छोड़ो, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम के जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन्स है, सही है। न्यूरॉन वो स्पेशल तरह के सेल हैं जो हमारे फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं नर्वस सिस्टम के, सही है। हमारा नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था ना, 2 टाइप में डिवाइडेड है, एक CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में जो न्यूरॉन होते हैं, CNS में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन होते हैं वो कहलाते हैं इंटर न्यूरॉन्स, सही है। और PNS में जो न्यूरॉन होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 तरह के न्यूरॉन होते हैं, वो कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, ये दोनों न्यूरॉन किसमें होते हैं? PNS में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 तरह के न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिर्फ एक टाइप के न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, सही है। अब न्यूरॉन को हम इस तरह डिवाइड करेंगे, सबसे पहले ये रहा सेंसरी न्यूरॉन, नंबर 2 पे इंटर न्यूरॉन काम करता है और नंबर 3 फिर जाके हमारा मोटर न्यूरॉन काम करता है। तो 1 2 3 इस तरह लिख लो, क्योंकि वहां पर डायग्राम इस तरह बनाएंगे। अच्छा, ये न्यूरॉन जो होते हैं ना, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। इनका काम होता है सिग्नल की ट्रांसमिशन करना, नर्व इंपल्स की यानी सिग्नल की ट्रांसमिशन करना, उसको एक जगह से रिसीव करके दूसरी जगह तक पहुंचाना भी इनका काम है, सही है। एंड इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन मतलब सोचना, समझना, डिसाइड करना कि क्या करना है नर्व इंपल्स का, ये जो सिग्नल आया है इसके अगेंस्ट कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है, ये भी सारा इन्हीं का काम होता है। सो सिग्नल ट्रांसमिशन एंड इंटीग्रेशन, ये दोनों इसके काम होते हैं। जब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, सही, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में तो न्यूरॉन कुछ इस तरह नजर आता है हमारे पास। कम है यहाँ, यहाँ पास एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन ये रहा, एक न्यूरॉन ये रहा, ये पर रुक जाओ। अच्छा, और एक न्यूरॉन है ये, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सोचना, समझना, डिसाइड करना, ये सारा इनका काम होता है।
एनालाइज करके डिसीजन लेना। अच्छा, ये 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं हमारी बॉडी में, सही है, 3 तरह के न्यूरॉन है हमारी बॉडी में। सबसे पहले ये देखो हमारे पास यहाँ मौजूद है रिसेप्टर, सही, क्या मौजूद होते हैं, रिसेप्टर्स, जैसे कि थर्मो रिसेप्टर हैं, कीमो रिसेप्टर हैं, सारे रिसेप्टर बॉडी में मौजूद होते हैं। इनका काम क्या है, स्टिमुलस को डिटेक्ट करना। स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के बाद ये क्या देंगे, सिग्नल देंगे आगे। किसे देंगे सिग्नल, इस न्यूरॉन को। ये वाला न्यूरॉन है फर्स्ट टाइप का न्यूरॉन, जो क्या कहलाता है, सेंसरी न्यूरॉन, सही है, ये क्या कहलाता है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव करेगा और ये नर्व्स के जरिए, यानी बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन होंगे, फिलहाल एक बनाया ना, तो एक सेंसरी न्यूरॉन भी हो सकता है वैसे। तो ये सेंसरी न्यूरॉन होगा जो सिग्नल को लेके जाएगा आगे, ट्रांसफर करेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाने वाले न्यूरॉन को। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये वाला न्यूरॉन पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन। इसे क्या कहा जाता है, इंटर न्यूरॉन कहा जाता है, सही, इंटर न्यूरॉन। सही है, सेंसरी न्यूरॉन, ये इंटर न्यूरॉन, और फिर इंटर न्यूरॉन से सिग्नल वापसी आएगा हमारे मसल्स तक एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म करवाने के लिए, यानी इफेक्टर तक सिग्नल आएगा। और इफेक्टर तक जो सिग्नल आएगा वो ये खास तरह का तीसरा न्यूरॉन लेकर आएगा, जो क्या कहलाता है, ये वाला न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन। क्या कहलाता है, मोटर न्यूरॉन। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है जो रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव करेगा और आगे देगा किसे, इंटर न्यूरॉन को, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। फिर यहां से सिग्नल मिलेगा इसे, ये वाला न्यूरॉन क्या कहलाता है, मोटर न्यूरॉन, जो सिग्नल वापस लेकर आएगा इफेक्टर तक, सही है। और ये सिग्नल लाकर यहां पर इस इफेक्टर को दे देगा और इफेक्टर क्या करेगा, फिर एक्टिविटी परफॉर्म करवा देगा, रिस्पॉन्स की एक्टिविटी परफॉर्म करवा देगा। तो ये थर्ड टाइप का न्यूरॉन ये रहा। तो 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं, सही है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, सही है, 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं। अभी देखो पहले हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे, फिर इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में, ये न्यूरॉन की ये वाली जो ब्रांचेस है ना, ये स्टार्टिंग वाली ब्रांचेस जो सिग्नल रिसीव करती हैं, सही है, वो ब्रांचेस जो सिग्नल क्या करती हैं, रिसीव करती हैं, उन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में नंबर 1 हेडिंग लगाओ, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स वो ब्रांचेस होती हैं जो सिग्नल रिसीव करती हैं, सही है, वो ब्रांचेस, ये ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर हैं, ब्रांचेस हैं जो रिसीव करती हैं इंपल्सेस को, रिसीव इंपल्सेस, जो सिग्नल को रिसीव करती हैं। अब ये इंपल्स को रिसीव कहां से कर रही हैं, यहां देखो, ये वाली जो डेंड्राइट है, ये सिग्नल कहां से रिसीव कर रही है, रिसेप्टर से। लेकिन ये वाली जो डेंड्राइट है वो किससे सिग्नल रिसीव कर रही है, इस वाले न्यूरॉन से। कौन सा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन से। और ये वाली जो डेंड्राइट है वो सिग्नल कहां से रिसीव कर रही है, इंटर न्यूरॉन से। तो डेंड्राइट्स का काम सिग्नल रिसीव करना है इंपल्सेस को, कहां से, या तो रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव करना, या फिर किसी भी न्यूरॉन से सिग्नल रिसीव करना, दूसरे टाइप के, सही। तो न्यूरॉन से भी सिग्नल रिसीव करने वाला पार्ट क्या कहलाएगा, डेंड्राइट्स कहलाएंगे, और किसी दूसरे रिसेप्टर से भी सिग्नल रिसीव करने वाला पार्ट क्या कहलाएंगे, डेंड्राइट्स कहलाएंगे। तो ये डेंड्राइट्स वो ब्रांचेस सिग्नल क्या करती हैं, रिसीव करती हैं, सही। रिसीव करने के बाद ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर देती हैं, आगे की तरफ भेज देती हैं, ट्रांसमिट इंपल्स, सही, इंपल्स को आगे ट्रांसफर करती हैं। यहां से सिग्नल जाएगा इस तरफ, यहां से जो ब्रांचेस है, बहुत सारी ब्रांचेस सिग्नल भेजेगी अंदर की तरफ, यहां से भी सारी जो ब्रांचेस सिग्नल भेजेगी अंदर की तरफ, यहां पर। ये वाला जो पार्ट है, ये जो डॉट्स स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं सोमा या फिर सेल बॉडी, सोमा या फिर सेल बॉडी। तो ये ट्रांसमिट करती हैं इंपल्सेस को टुवर्ड्स सेल बॉडी, टुवर्ड्स सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ। सेल बॉडी के बारे में यहाँ पे आगे लिखेंगे, सही। सेल बॉडी की तरफ, सेल बॉडी की तरफ जो सिग्नल ट्रांसफर करती हैं ये डेंड्राइट्स हैं, सही, ये वाला पार्ट। तो ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स वो ब्रांचेस हैं जो क्या करती हैं, सिग्नल रिसीव करने का काम करती हैं। यहाँ नहीं बनाओ, यहाँ पर ना, वो बनाएंगे। डेंड्राइट्स हैं जो सिग्नल रिसीव करने का काम करती हैं। डेंड्राइट्स, सही, डेंड्राइट्स वो है जो सिग्नल रिसीव करती है। ये डेंड्राइट्स ये रही सेंसरी न्यूरॉन की, ये इंटर न्यूरॉन की डेंड्राइट्स हैं बहुत सारी, और ये मोटर न्यूरॉन की डेंड्राइट्स हैं, सही। जब इन तीनों को कंपेयर करेंगे फिर इनके डेंड्राइट्स में फर्क भी देखेंगे। तो इनका ये वो ब्रांचेस है जो सिग्नल को रिसीव करती हैं किसी न्यूरॉन से या फिर रिसेप्टर से, और उस सिग्नल को आगे ट्रांसमिट कर देती हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ भेज देती हैं सिग्नल को, सेल बॉडी की तरफ, सही है। तो ये ब्रांचेस क्या कहलाती हैं, डेंड्राइट्स कहलाती हैं। फिर यहाँ से सिग्नल जो है, डेंड्राइट से सिग्नल जाता है नेक्स्ट पार्ट में जो कहलाता है एक्सोन।
ये लिखो जल्दी से, ऊपर वाला पार्ट लिख लिया, ऊपर वाला पार्ट जल्दी से करो, फिर ना यहाँ लिखे, बहुत छोटा पड़ा। अच्छा यहाँ देख लो, पहले ना बाद में लिख देंगे, यहाँ देखो सही। डेंड्राइट से जो सिग्नल जाता है, डेंड्राइट से सिग्नल ट्रांसफर होगा इस लंबे से लॉन्ग फाइबर के पास। ये जो लॉन्ग फाइबर है, ये लॉन्ग फाइबर कहलाता है एक्सॉन। इसे क्या कहते हैं? एक्सॉन। तो ये एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन जो होगा फ्यू मिलीमीटर से लेकर, फ्यू मिलीमीटर में बिल्कुल छोटे से लेकर बड़े साइज का भी हो सकता है, 1 से 1.5 मीटर का भी हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक भी एक पूरा एक्सॉन हो सकता है। कुछ सेंसरी न्यूरॉन ना बहुत बड़े होते हैं, यहां से स्टार्ट होते हैं और वहां पर ब्रेन के अंदर जाके एंड होते हैं। तो बड़े साइज के होते हैं, उनमें ये इसकी लेंथ ज्यादा होती है, इसकी सही सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। तो एक्सॉन वो लॉन्ग फाइबर है जिसके जरिए सिग्नल कंडक्ट होगा, सही। एक्सॉन वो लॉन्ग फाइबर है जिसके जरिए सिग्नल कंडक्ट होता है। एक्सॉन सिग्नल को लेकर जाते हैं सेल बॉडी से दूर। ये एक्सॉन है, सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा। ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से एक्सॉन दूर लेके जाएगा सिग्नल को। तो एक्सॉन वो पार्ट है, वो लॉन्ग फाइबर है जिसके अंदर से मेनली ना कंडक्शन होती है इंपल्स की। नर्व इंपल्स कंडक्ट होता है, कंडक्ट का मतलब होता है ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो नर्व इंपल्स जिस लॉन्ग फाइबर से ट्रैवल करता है उस लॉन्ग फाइबर को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन, सही। ये क्या कहलाता है? एक्सॉन, जो फ्यू मिलीमीटर से लेकर मीटर तक की लेंथ का हो सकता है। ये एक्सॉन की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी ना, एक्सॉन की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी, ये एक्सॉन थिक नजर आ रहा है, ये भी एक्सॉन थिक है, ये एक्सॉन क्या है? थिन है, बारीक है। जितना ज्यादा थिक होगा उतना ही नर्व इंपल्स तेजी से ट्रैवल करेगा, उतना ही नर्व इंपल्स क्या करेगा? तेजी से ट्रैवल करेगा। नर्व इंपल्स की स्पीड बढ़ जाती है। जैसा कि मोटी वायर होती है ना, वायर की अगर थिकनेस बढ़ा दो उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रुकावटें कम हो जाती है। रेजिस्टेंस पढ़ते हैं ना आप लोग फिजिक्स में, करंट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ। तो जितना मोटी वायर होगी, जितना डायमीटर ज्यादा होगा, जितनी थिकनेस ज्यादा होगी, उतना ही उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब फ्लो क्या होगा? ज्यादा होगा, तेजी से फ्लो करेगा। इसीलिए यहां भी इलेक्ट्रिक फ्लो ना, इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तेजी से फ्लो करता है नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स इसमें तेजी से ट्रैवल करेगा, नर्व इंपल्स इसमें भी तेजी से ट्रैवल करेगा, लेकिन नर्व इंपल्स इसमें थोड़ा स्लो ट्रैवल करेगा, सही। इन दोनों के मुकाबले में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में जो नर्व इंपल्स है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, यहां से जो जाएगा और वापसी आएगा, ये इंपल्स तेजी से आएगा। अंदर जो न्यूरॉन आपस में सिग्नल भेज रहे होंगे या इसके अंदर जो सिग्नल कंडक्ट हो रहा होगा इंटर न्यूरॉन में, वो वाला सिग्नल क्या होगा? थोड़ा स्लो ट्रैवल करेगा इन दोनों के मुकाबले में, सही। ये भी याद रखना, आगे लिखेंगे सारा। अच्छा, एक्सॉन का ना एक आखिरी पार्ट होता है, ये एक्सॉन है, एक्सॉन का एक खास राउंड राउंड सा हिस्सा है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल वो पार्ट होता है जिसका काम है सिग्नल को आगे ट्रांसफर करना, सही। सिग्नल रिसीविंग पार्ट डेंड्राइट्स है, सिग्नल कंडक्टिंग पार्ट एक्सॉन है, सिग्नल ट्रांसफरिंग पार्ट कौन है? एक्सॉन टर्मिनल है। तो एक्सॉन टर्मिनल वो है जिनसे सिग्नल आगे ट्रांसफर होगा, सही, आगे दूसरे न्यूरॉन को। तो ये एक्सॉन टर्मिनल जिससे सिग्नल आगे ट्रांसफर होगा। ये एक्सॉन टर्मिनल के अंदर खास तरह का केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। वो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ये सिग्नल को आगे ट्रांसफर कर सकता है। इनके अंदर खास तरह का केमिकल स्टोर होता है जो कहलाता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो सिग्नल को आगे ट्रांसफर करवाता है। इसे हम जूम करके बाद में पढ़ेंगे। और जब एक न्यूरॉन एक एक्सॉन टर्मिनल और सामने वाले दूसरे डेंड्राइट के दरमियान में, ये भी एक्सॉन टर्मिनल है, सही है, ये आगे सिग्नल ट्रांसफर करेगा। तो ये जब एक न्यूरॉन और बाकी किसी सेल के दरमियान में जंक्शन बनता है ना, ये जो कनेक्शन बनता है यहां पर, इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? साइनैप्स। इसे क्या कहा जाता है? साइनैप्स। साइनैप्स हम कहते हैं एक न्यूरॉन और किसी दूसरे सेल के दरमियान में जंक्शन का बनना, जोड़ का बनना, जब एक से सिग्नल दूसरे में जाएगा जहां से, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? साइनैप्स। ये भी हम डिटेल में करेंगे जूम करके कि किस तरह बनता है साइनैप्स। तो ये बस याद रखना कि साइनैप्स बनता है एक न्यूरॉन और किसी दूसरे सेल के दरमियान में कनेक्शन। ये भी साइनैप्स है, ये भी साइनैप्स है, ये भी साइनैप्स है, सही है। ये जो हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल है और इफेक्टर के दरमियान में जो जंक्शन होगा ना, वो भी साइनैप्स ही कहलाएगा। जो हमने पढ़ा था ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन और मसल के दरमियान का जंक्शन, वो भी साइनैप्स था, सही। वहां भी साइनैप्स बना था। तो अभी बाद में पढ़ेंगे आगे। अच्छा, एक्सॉन जो है वो लॉन्ग फाइबर है जिससे सिग्नल कंडक्ट होगा, कहां पहुंचेगा? एक्सॉन टर्मिनल के पास। एक्सॉन टर्मिनल एक केमिकल रिलीज करेगा जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जिसके जरिए सिग्नल आगे वाले में चल जाएगा। आगे वाले मतलब डेंड्राइट्स में, फिर डेंड्राइट आगे लेके जाएंगे, सिग्नल यहां तक ले जाएंगे। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रक्चर है डेंड्राइट्स, जो सिग्नल रिसीविंग पार्ट होते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है एक्सॉन, वो लॉन्ग फाइबर है जिससे नर्व इंपल्स कंडक्ट होता है। फिर तीसरा स्ट्रक्चर है एक्सॉन टर्मिनल, जो सिग्नल को आगे ट्रांसफर करवाता है। और चौथा स्ट्रक्चर है हमारे पास ये सेल बॉडी या सोमा। यहाँ देखो, साइनैप्स वो न्यूरॉन का पार्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ देखो, ये जो हमारे पास न्यूरॉन का ये सेंटर वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जहां पर न्यूरॉन का न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है सारा, ये वाला हिस्सा कहलाता है सोमा। सोमा और सेल बॉडी,
क्या हुआ, एक न्यूक्लियस क्यों बनाया है? सही आपने सिर्फ एक ही न्यूरॉन इसमें भी है, ये देखो देखो बता रहा हूँ, देखो जो हमारे पास ये सोमा है, ये क्या कहलाता है, सोमा और सेल बॉडी, जहां पर न्यूक्लियस होगा और क्या होगा, साइटोप्लाज्म वगैरह होगा। अब जो ये वाला न्यूरॉन है ना, सेंसरी न्यूरॉन, इसमें सोमा जो है, सोमा या सेल बॉडी, ये एक्सोन के सेंटर में यहां होता है। इनमें जो सोमा और सेल बॉडी है डेंड्राइट्स के बिल्कुल साथ होता है। ये डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स बिल्कुल कहां से निकल रहे हैं, इससे, सोमा से निकल रहे, इसमें भी ऐसा ही होता है। तो इनमें ये वाला पार्ट सोमा है जो अंदर की तरफ नजर आ रहा है, सही, ग्रीन वाला पार्ट। तो ये हमारे पास ये सोमा है, ये इसका सोमा है सेल बॉडी, और ये इसका सेल बॉडी। ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर ना सारे स्ट्रक्चर होंगे जो नॉर्मली सेल के अंदर पाए जाते हैं ना, यानी गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर ना कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और राइबोसोम्स मिलके ना एक एग्रीगेशन बना लेते हैं, मिलके जुड़ के ना एक खास तरह के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर ये कहलाते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स। निजल्स ग्रैन्यूल्स, निजल ग्रैन्यूल्स वो स्ट्रक्चर हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और राइबोसोम से मिलके बने होते हैं। मेनली इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, प्रोटीन वगैरह की फॉर्मेशन करवाना, एंजाइम वगैरह की, और न्यूरोट्रांसमीटर भी प्रोड्यूस करना। ये वाला लिख लिया सबने, ये वाला पार्ट देखो, सही है। तो अभी यहाँ न्यूरॉन को स्टार्टिंग में यहाँ देखो, फिर इसके बाद आगे लिखते हैं। न्यूरॉन क्या है, फंक्शन यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरॉन पाया जाता है, ये वाला न्यूरॉन। ये सेकंड टाइप वाला जो क्या कहलाता है, इंटर न्यूरॉन। पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ये दो तरह न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, सिग्नल लेके जाने वाले, वापसी लेकर आने वाले, मोटर न्यूरॉन, सही। इनके पढ़ेंगे, इनके बारे में आगे लिखेंगे। सिग्नल की ट्रांसमिशन करना इनका काम है, और इंटीग्रेशन करवाना भी इन्हीं का काम है। सेक्शुअल न्यूरॉन में सबसे पहला हमने देखा क्या है, डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स वो पार्ट है जो सिग्नल रिसीव करती है, वो ब्रांचेस जो सिग्नल रिसीव करती है इंपल्सेस को न्यूरॉन से भी या भी किसी रिसेप्टर से, सही। सिग्नल रिसीविंग पार्ट जो क्या कहलाती हैं, डेंड्राइट्स कहलाती हैं। और ये सिग्नल को ट्रांसमिट कहां करती हैं, टुवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ। यहां से सिग्नल रिसीव होगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ मतलब सेल बॉडी की तरफ जा रहा है। यहां से सिग्नल रिसीव होगा, कहां जाएगा, अंदर की तरफ, यहां पर। और अंदर क्या है, सेल बॉडी है, सोमा है। तो सेल बॉडी या सोमा की तरफ ये सिग्नल ट्रांसफर कर देती हैं डेंड्राइट्स। इसके बाद हेडिंग लगाओ नंबर 2, ये इसी के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में। सर हाँ जी, जब ये रिसेप्टर वाले न्यूरॉन से सिग्नल ट्रांसमिट होगा दूसरे वाले डेंड्राइट्स में, हाँ, तो वो टुवर्ड द सेल बॉडी को नहीं जाएगा, टुवर्ड द डेंड्राइट्स हो जाएगा, फिर एक्सॉन। टुवर्ड द एक्सोन, हाँ, टुवर्ड द एक्सोन ही जाएगा। इस वाले में ऐसा होता है, ये वाला जो न्यूरॉन है ना, इसमें ऐसा है कि सेल बॉडी के इस तरफ भी एक्सोन है, इस तरफ भी एक्सोन है, सिर्फ ये वाले न्यूरॉन में। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन में ऐसा है कि ये जो डेंड्राइट सिग्नल रिसीव करती हैं, सिग्नल कहां ट्रांसफर करेंगे, एक्सोन में। एक्सोन के जरिए वो जाएगा कहां पर, सेल बॉडी में, सही। और सेल बॉडी से फिर एक्सोन में आएगा, फिर ये एक्सोन रहेगा, सिर्फ इसमें। और ये बहुत कम होते हैं, ज्यादातर न्यूरॉन यही वाले हैं ना। तो इसलिए इन दोनों में सेम यही है कि डेंड्राइट रिसीव करेंगी, रिसीव करने के बाद डायरेक्ट कहां जाएगा, सेल बॉडी की तरफ जाएगा। तो हम लोग मेन ना सेल बॉडी को वो कंसीडर कर रहे हैं, मेन पॉइंट। तो ये मेन पॉइंट अगर सेल बॉडी ले लो, तो इसने सिग्नल को कहां भेजा है, इस तरफ, सेल बॉडी की तरफ भेजा है। और ये सिग्नल को कहां लेके जा रहा है, सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है, क्योंकि ये आगे एक्सोन टर्मिनल तक लेके जाएगा, जो एक्सोन है, हाँ, एक्सोन फाइबर है। तो नंबर 1 ये डेंड्राइट्स, नंबर 2 है हमारे पास एक्सोन। एक्सोन जो है, एक्सोन लॉन्ग फाइबर है, एक्सोन लॉन्ग फाइबर है जिसके जरिए कंडक्शन होती है ऑफ इंपल्स, सही। इंपल्स की कंडक्शन जिसके जरिए होगी वो क्या कहलाता है, लॉन्ग फाइबर, एक्सोन फाइबर कहलाता है, सही है। ये हमारे पास जो एक्सोन फाइबर है, एक्सोन है, ये फ्यू मिलीमीटर से लेकर मीटर तक की लेंथ का हो सकता है, सही। फ्यू मिलीमीटर से मीटर तक की लेंथ का हो सकता है ये एक्सोन। अच्छा, एक्सोन जो है सिग्नल को लेके जाता है, कंडक्शन करवाता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। और सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, कहां तक लेके जाता है, ये लेके जाता है, एक्सोन जो है सिग्नल को लेके जाता है टुवर्ड्स एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन के टर्मिनल की तरफ लेके जाता है। ये एक्सोन की टर्मिनल की तरफ सिग्नल लेके जाता है यहां तक। और एक्सोन टर्मिनल जो है वो पार्ट है जिसका काम है सिग्नल की ट्रांसमिशन करवाना या ट्रांसफर करवाना, जिसका काम है ट्रांसफर करना इंपल्स को। ये इंपल्स को ट्रांसफर करेगा। ये इंपल्स को ट्रांसफर कहां करेगा, ये इंपल्स को ट्रांसफर या तो ये जो हमारे पास एक्सोन टर्मिनल है, ये सिग्नल ट्रांसफर करेगा आने वाले न्यूरॉन को, आगे वाले न्यूरॉन को,
या फिर ये एक्सॉन टर्मिनल सिग्नल ट्रांसफर करेगा आगे इफेक्टर को। तो ये सिग्नल ट्रांसफर करता है किसे, या तो न्यूरॉन को या फिर इफेक्टर को। न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसफर करेगा या फिर किसे ट्रांसफर करेगा, इफेक्टर को। सही, तो हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल वो पार्ट है जो सिग्नल को आगे ट्रांसफर करवाता है, किसी दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल पहुंचा देगा या फिर इफेक्टर को सिग्नल दे देगा। ये हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल था। इस एक्सॉन टर्मिनल सिग्नल दिया आगे वाले न्यूरॉन को, इस वाले एक्सॉन टर्मिनल ने भी सिग्नल दिया आगे वाले न्यूरॉन को, लेकिन ये वाला एक्सॉन टर्मिनल किसे दे रहा है सिग्नल, इफेक्टर को। तो इसीलिए जो एक्सॉन टर्मिनल वो पार्ट है जो ट्रांसफर करता है इंपल्स को न्यूरॉन को या फिर किसी भी इफेक्टर को। इसके अंदर ऐसा क्या केमिकल है जो नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करवा रहा है, इसके पास पाए जाते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर है इस एक्सॉन टर्मिनल में जो इंपल्स की ट्रांसफरिंग करवा रहा है, इंपल्स को आगे ट्रांसफर करवा रहा है। वो केमिकल किस तरह से करवाता है वो हम साइनैप्स में पढ़ेंगे। सही है, साइनैप्स जब इस हिस्से को जूम करके पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ये यहाँ से किस तरह से निकलेगा केमिकल जो दूसरे में नर्व इंपल्स जनरेट करवाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कराएगा। तो पहली आइडिया एक्सॉन, दूसरा जो स्ट्रक्चर था वो है पहला आइडिया डेंड्राइट्स, दूसरा एक्सॉन, तीसरा स्ट्रक्चर है सेल बॉडी और सोमा। सेल बॉडी और सोमा वो पार्ट है, ये रहा सेल बॉडी और सोमा वो पार्ट है जिसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। सेल बॉडी और सोमा वो रीजन है विच कंटेन न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होगा एंड साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा और सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल वगैरह भी होंगे, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स, और ऑर्गेनेल्स वगैरह सारे यहां होंगे। और इन ऑर्गेनेल्स में रफ कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कहलाते हैं निजल ग्रैन्यूल्स या निजल बॉडीज होती हैं जो मिलके बनी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्लस राइबोसोम से। ये पाई जाती हैं वो जो उधर लेबलिंग कर रखी है निजल ग्रैन्यूल्स की। और इनका काम होता है, ये जो निजल ग्रैन्यूल्स हैं इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, और इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करना। हमने पढ़ा न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ स्टोर होता है, एक्सॉन टर्मिनल में। प्रोड्यूस कहाँ होगा, यहाँ होगा सोमा में। प्रोड्यूस कहाँ होगा, सोमा में। यहाँ पर प्रोड्यूस होता है न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ से ट्रेवल करते ही यहाँ चला जाता है, यहाँ पर स्टोर रहता है। सही है, क्योंकि सिग्नल उसने ट्रांसफर यहाँ से आगे करवाना है, यहाँ तो सिर्फ उसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टेक प्लेस एट सेल बॉडी और सोमा, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विल बी टेकिंग प्लेस फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल। सही, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा वो कहाँ से होगा, एक्सॉन टर्मिनल से होगा, वहां पर जाके स्टोर होता है। प्रोड्यूस यहाँ होगा। तो ये तीसरा सबसे सोमा या सेल बॉडी है। सही है, सोमा या सेल बॉडी। सोमा सेल बॉडी ये भी याद रखना कि जो सेंसरी न्यूरॉन है ना उसमें सोमा या सेल बॉडी यहाँ सेंटर में है। सही है, इनको जब तीनों को हम कंपेयर करेंगे ना फिर हम पढ़ेंगे इनमें क्या क्या फर्क है तीनों में। फिलहाल ये इसके एक का स्ट्रक्चर लिख लो कि ये सेल बॉडी सोमा होता है। इसके अलावा ना इन न्यूरॉन्स के पास ये जो तीन स्ट्रक्चर तो हैं, एक डेंड्राइट्स, दूसरा एक्सॉन और तीसरा सेल बॉडी और सोमा। इसके अलावा इन न्यूरॉन्स को ना न्यूरिशमेंट वगैरह देने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए खास तरह के इनके पास एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं न्यूरॉन के आसपास। वो जो सेल्स होते हैं वो कहलाते हैं न्यूरोग्लिया या फिर उन्हें हम कहते हैं ग्लायल सेल्स। सही, न्यूरोग्लिया या फिर ग्लायल सेल्स कहलाते हैं। ये लिखो जल्दी से, वाला पार्ट लिखो फिर यहाँ लिखेंगे न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स के बारे में। इतना बड़ा मोबाइल लेके घूम रही है लड़की, हाँ इतना बड़ा मोबाइल लेके कैसे घूम रही है तुम? ऐसे कान पे कैसे लगाती हो? नहीं, ये सब टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए? हाँ। वैसे तो इसमें टिकटॉक देखती हो ना? नहीं, वैसे अलग है। टेस्ट आप लोग का है आज? अभी टेस्ट भी है इसके बाद? लगा खौफ करो। कौन सा टेस्ट है? ये म्यूटेशन वाला, वो एवोल्यूशन वाला? आप लोगों का टेस्ट मेरे ख्याल से घंटे का है। हाँ, 50 MCQs दिए हुए मैंने। कर तो 30 मिनट में लोगे आप लोग, लेकिन है 50 MCQs।
क्या दिमाग में नहीं जा रहा तुम्हारी लड़की? तुम्हारा दिमाग खाली हो गया आज? क्यों नहीं जा रहा तुम्हारे दिमाग में? ना बहुत आज बहुत ज्यादा पढ़ लिया तुम लोगों ने। सही है, लिख लिया। अच्छा, इसके अलावा ना देखो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सही हमने 3 हेडिंग्स की हैं। सबसे पहले डेंड्राइट्स जो सिग्नल रिसीविंग पार्ट है, फिर इसके बाद एक्सॉन जो सिग्नल कंडक्टिंग पार्ट है जिससे सिग्नल कंडक्ट होता है, फिर इसके बाद हमारे पास है ये एक्सॉन टर्मिनल भी एक्सॉन का ही पार्ट है दरअसल से। एक्सॉन टर्मिनल जो सिग्नल ट्रांसफरिंग पार्ट है, और इसके अलावा सेल बॉडी और सोमा जहां पर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म वगैरह है, और यहाँ पर निजल ग्रैन्यूल्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर भी प्रोड्यूस करते हैं और प्रोटीन वगैरह प्रोड्यूस करके देते हैं सेल को। हो गया, ये लिख लिया ना यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद ना न्यूरॉन के आसपास कुछ सेल्स होते हैं, इन न्यूरॉन्स के यानी नर्वस सिस्टम के आसपास कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करेंगे। सही है, न्यूरॉन के आसपास कुछ सेल्स होते हैं जो नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, उन्हें हम कहते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स। न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स ना वो सेल्स हैं, ये ना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये जो सेल्स हैं न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स, ये सपोर्टिंग सेल्स कहलाते हैं। सपोर्टिंग सेल्स नर्वस सिस्टम के, सही, नर्वस सिस्टम के इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, सपोर्टिंग सेल्स कहलाते हैं। और इनका काम होता है नॉरिशमेंट वगैरह देना, सही, नॉरिशमेंट टू न्यूरॉन, न्यूरॉन वगैरह को नरिशमेंट वगैरह देना, उनको नॉरिश करना, ये इनका काम होता है। सही है, सपोर्टिंग सेल्स का। ये जो सपोर्टिंग सेल्स हैं न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स, ये हमारे सीएनएस में भी प्रेजेंट होते हैं, यानी इंटर न्यूरॉन के पास भी होंगे, और ये जो ग्लायल सेल्स हैं ये हमारे पीएनएस में भी प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के पास भी होंगे। इन दोनों के पास भी होंगे ग्लायल सेल, और उसके पास भी ग्लायल सेल होगा इंटर न्यूरॉन के पास। जो सीएनएस में ग्लायल सेल होते हैं, यहां पर ये देखो सीएनएस जो है, इसके बाद जो ग्लायल सेल होगा जो इसे नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड कर रहा होगा, उसे हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट, इसे क्या कहा जाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। सही है, जो हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए न्यूरोग्लिया वाले सेल है, वो क्या कहलाते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट कहलाते हैं। जो किसमें है? सीएनएस में। लड़कियों बातें तो नहीं करो। सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये वाले न्यूरॉन है, और इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये वाले ग्लायल सेल्स हैं। इन ग्लायल सेल्स को हम क्या कहेंगे? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इसके अलावा इन दोनों के पास भी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के पास भी ग्लायल सेल हैं। वो ग्लायल सेल कहलाते हैं श्वान सेल्स। उन्हें क्या कहा जाता है? श्वान सेल्स कहते हैं। जो श्वान सेल्स हैं वो यहां होंगे इस एक्सॉन टर्मिनल के सराउंडिंग में। एक्सॉन टर्मिनल की सराउंडिंग में इस तरह के सेल्स होंगे जो क्या कहलाते हैं? श्वान सेल्स हैं। ये ग्लायल सेल्स ही ये जो हमारे पास है श्वान सेल्स ना, ये एक्सॉन के सराउंडिंग में होते हैं। मतलब एक्सॉन गोल सा फाइबर है ना, इसके ऊपर यूं लिपटे हुए होते हैं। सही, ऊपर लिपटे हुए होते हैं, तो इस तरह पाए जाते हैं। ये सेल्स हैं हमारे पास श्वान सेल। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट हैं जो वहां प्रेजेंट थे सीएनएस के पास। इसके बाद जो है वो कहलाते हैं श्वान सेल्स।
हाँ एक्सोन के सराउंडिंग में होंगे, जरूरी नहीं है ये बिल्कुल साथ हो, ये आसपास फैले हुए होते हैं सही इसके, लेकिन ये बिल्कुल साथ होते हैं, तो ये याद रखना, इनके साथ होंगे वो न्यूरॉन में अलग जगह होते हैं, ब्रेन के आसपास होते हैं। अच्छा यहाँ देखो जो CNS है सेंट्रल नर्वस है, उसके बाद जो सपोर्टिंग सेल्स हैं ग्लायल सेल्स है वो कौन से हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। PNS में कौन से हैं, जो श्वान सेल्स हैं सही। अब ये श्वान सेल्स और ये सारा न्यूरिशमेंट तो प्रोवाइड करते ही हैं, ये जो श्वान सेल्स हैं इनके पास जो श्वान सेल्स हैं ये क्या करते हैं, इस एक्सोन के अराउंड एक खास ना फैट की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं, फैटी लेयर डिपॉजिट कर देते हैं अराउंड एक्सोन। जो श्वान सेल्स होते हैं, श्वान सेल्स एक्सोन के अराउंड एक फैट की एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं इस तरह करके। इस फैट की लेयर को जो इसने डिपॉजिट की है ये फैटी लेयर कहलाती है माइलिन शीथ, ये कहलाती है माइलिन शीथ सही। तो जो हमारे पास ये है श्वान सेल्स हैं, श्वान सेल्स क्या करते हैं, माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं। माइलिन शीथ जो है दरअसल क्या है, ये फैटी लेयर है, फैटी लेयर होती है जो एक्सोन के सराउंडिंग में प्रोड्यूस की जाती है सही है। इस माइलिन शीथ की वजह से ये दोनों न्यूरॉन ना अब कहलाएंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, ये दोनों न्यूरॉन क्या कहलाएंगे, माइलिनेटेड। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन शीथ प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब ये भी चाहे तो इसके ऊपर माइलिन शीथ प्रोड्यूस कर दें, लेकिन माइलिन शीथ नॉर्मली जो इंटर न्यूरॉन होते हैं इनके ऊपर प्रोड्यूस नहीं की जाती। मतलब इंटर न्यूरॉन नॉर्मली क्या होते हैं, मतलब 99% 98% जो ये है ना इंटर न्यूरॉन्स ये होते हैं नॉन माइलिनेटेड, ये क्या होते हैं, नॉन माइलिनेटेड, इनके ऊपर माइलिन शीथ प्रोड्यूस नहीं होगी। ओलिगोडेंड्रोसाइट भी माइलिन शीथ प्रोड्यूस कर सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, लेकिन ये करते नहीं है, इसीलिए हमारे इंटर न्यूरॉन क्या कहलाते हैं, नॉन माइलिनेटेड कहलाते हैं। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के अराउंड श्वान सेल्स हैं जो हमेशा माइलिन शीथ प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए ये दोनों न्यूरॉन क्या कहलाएंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन कहलाएंगे सही। इंटर न्यूरॉन और सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन क्या होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं। इस माइलिन शीथ की वजह से फायदा ये होता है, जब माइलिन शीथ कवर हो जाएगी तो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन में इन दोनों में ये बीच वाला हिस्सा रह जाएगा सही है, जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, बीच में गैप आएगा, पूरे एक्सोन पे कवर नहीं होगी, बीच में गैप आएगा, ये वाला जो हिस्सा होता है जिसका और माइलिन शीथ नहीं होती ये कहलाता है नोड ऑफ रेनवायर सही। नोड ऑफ रेनवायर जो है ये वो जगह है जो माइलिनेटेड न्यूरॉन में अनमाइलिनेटेड जो पार्ट होता है ना, बीच का जो नॉन माइलिनेटेड पार्ट है, थोड़ा सा सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवायर कहा जाता है सही। नोड ऑफ रेनवायर ये रहा। तो माइलिन शीथ ये प्रोड्यूस करते हैं, इनका काम माइलिन शीथ प्रोड्यूस करने। जो गैप होता है, गैप बिटवीन माइलिन शीथ के दरमियान में जो गैप आता है बीच में, क्योंकि माइलिन शीथ पूरे न्यूरॉन पे कवर नहीं होती, ये जो बीच का गैप आता है इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवायर, ये नोड ऑफ रेनवायर कहलाता है सही, नोड ऑफ रेनवायर कहलाता है। अब यहां सुनो, जब इंपल्स कंडक्ट होगा ना, नर्व इंपल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंडक्ट होगा, जब नर्व इंपल्स ट्रैवल करेगा तो नर्व इंपल्स कुछ इस तरह से ट्रैवल करता है, देखो यहां से रिसेप्टर से सिग्नल मिला, ये यहां से यूं सिग्नल ट्रैवल करेगा इतने से हिस्से में सही, इस वाले पार्ट में, फिर ये जो दरमियान में जो श्वान सेल्स ने माइलिनेटेड पार्ट बना लिया ना, इस हिस्से को ये नर्व इंपल्स स्किप कर देता है, स्किप कर देगा, मतलब यहां से नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट इंपल्स यहां आ जाएगा, बीच से नर्व इंपल्स, यहां से नर्व इंपल्स आएगा, नर्व इंपल्स इस हिस्से को स्किप करके डायरेक्ट नर्व इंपल्स यहां आ जाएगा, फिर इसके बाद नर्व इंपल्स इस हिस्से को फिर से स्किप कर देगा और फिर यहां आ जाएगा, फिर इस हिस्से पे ट्रैवल करेगा, फिर ये इस हिस्से को स्किप कर देगा, हाँ अंदर भी जाएगा, मतलब अंदर जाएगा, अंदर से वापस आएगा इस तरह। तो लेकिन नर्व इंपल्स जब भी ट्रैवल करेगा इस वाले न्यूरॉन से, सेंसरी न्यूरॉन से, और इससे जब यहां से सिग्नल कंडक्ट करेगा यूं करके, तो जो इंपल्स है वो सिर्फ और सिर्फ इस ये वाले हिस्से को कवर करेगा। कौन से हिस्से को कवर करेगा, नोड ऑफ रेनवायर को। तो सेंसरी न्यूरॉन में जब सिग्नल कंडक्ट होता है और इंटर न्यूरॉन में जब सिग्नल कंडक्ट होगा तो सिर्फ और सिर्फ वो किसे कवर करेगा, नोड ऑफ रेनवायर को कवर करेगा, और नोड ऑफ रेनवायर वाला पार्ट बहुत कम है, यहाँ सबका मिला के भी ना ओवरऑल बहुत छोटा साइज होगा सही है। जबकि इसमें इंटर न्यूरॉन में जब सिग्नल कंडक्ट होगा तो यहां से स्टार्ट होगा और पूरे एक्सोन को कवर करना पड़ेगा नर्व इंपल्स को सही, इस तरह करके पूरे इंपल्स, पूरे यानी जो पूरा इंटर न्यूरॉन का पूरा एक्सोन फाइबर है उसे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये वाला जो हमारे पास कंडक्शन है जिसमें पूरा
पूरा जो हमारे पास है एक्सॉन फाइबर, इसे ट्रैवल करवाना पड़ा है, इसे ट्रैवल कर रहा है। ये वाली कंडक्शन कहलाती है कंटिन्यूअस कंडक्शन। कंटिन्यूअस कंडक्शन, कंटिन्यूअस कंडक्शन वो कंडक्शन जिसमें कंप्लीट, सही है, कंप्लीट एक्सॉन फाइबर को कवर करे नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स को पूरा एक्सॉन फाइबर कवर करना पड़े। और जब नोड ऑफ एनवेयर को सिर्फ कवर करना पड़ता है और बीच वाले इसमें जंप कर करके जाता है, इस तरह कंडक्शन को हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी, सॉल्टेटरी का मतलब क्या होता है? हाँ, सॉल्टेटरी सॉल्ट से नहीं है, ये सॉल्टेयर से निकला है। सॉल्टेयर का मतलब होता है जंप करना, तो ये जंपिंग कंडक्शन होती है, जंप कर करके सिग्नल जा रहा है। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन जो होगी किसमें पाई जाती है? इस न्यूरॉन में और इस न्यूरॉन में, यानी ये दोनों न्यूरॉन क्या है? माइलिनेटेड है। माइलिनेटेड न्यूरॉन में, माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो हमारे पास कंडक्शन पाई जाती है, माइलिन शीथ की बेस पे ना दो तरह के न्यूरॉन हो गए, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हो गए, और एक है नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, सही है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कौन कौन से हैं? सेंसरी न्यूरॉन भी माइलिनेटेड है और मोटर न्यूरॉन भी माइलिनेटेड है। और ये नॉन माइलिनेटेड कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ इंटर न्यूरॉन है जो क्या है? नॉन माइलिनेटेड है। माइलिनेटेड न्यूरॉन से, माइलिनेटेड न्यूरॉन से जब इंपल्स की कंडक्शन होती है तो कौन सी कंडक्शन होती है? सॉल्टेटरी कंडक्शन, कंडक्शन जो बहुत रैपिड होती है। और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से जब कंडक्शन होती है वो कहलाती है कंटिन्यूअस कंडक्शन, जो स्लो होती है, सही है, इसके मुकाबले में। अब इसकी स्पीड कितनी होती है? यहां सुनो, जो हमारे पास सॉल्टेटरी कंडक्शन है ना, जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन में होती है, सॉल्टेटरी कंडक्शन, सही है, बहुत रैपिड होती है। इसकी स्पीड तकरीबन ना 100 से 150 मीटर पर सेकंड तक जाती है। मतलब एक सेकंड में ये जो नर्व इंपल्स है, एक सेकंड में ये जो नर्व इंपल्स है 150 मीटर का डिस्टेंस तय कर लेगा। हमारी बॉडी में 150 मीटर टोटल भी नहीं है, 1-2 मीटर की बॉडी हमारी, सही है। तो अगर पांव से सिग्नल, हमारी बॉडी से पांव से सिग्नल अगर यहां तक भी आना है ना, तो ये तो 1 मीटर भी नहीं है, एक 1.5 मीटर होगा। तो वहां पांव से लेकर अगर नाखून से सिग्नल आना है, अगर हमारा पांव किसी चीज पे लगा तो सिग्नल कौन लेकर आएगा? सेंसरी न्यूरॉन लेकर आएगा। तो सेंसरी न्यूरॉन में इंपल्स कंडक्शन अगर स्लो होती ना, तो सिग्नल को आने में इतना टाइम लग जाता कि सिग्नल आता, फिर वहां से वापसी सिग्नल जाता लेग के मसल तक, फिर हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करवाते। इसीलिए सेंसरी न्यूरॉन में और जो मोटर न्यूरॉन है, जो पूरी बॉडी से सिग्नल लेकर आते हैं, पूरी बॉडी तक वापसी लेके जाते हैं, इनमें जो कंडक्शन है ना, वो कौन सी कंडक्शन है? सॉल्टेटरी कंडक्शन है, ताकि जल्दी हो सके, बहुत जल्दी से सिग्नल आ जाए, जल्दी से वापस चल जाए, सही। इसीलिए इनमें माइलिन शीथ पाई जाती है, इसीलिए इनके पास श्वान सेल्स होते हैं जो माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन इसलिए हमारी बॉडी में, ये जो पीएनएस है, पीएनएस माइलिनेटेड न्यूरॉन से मिलकर इसलिए बना हुआ है कि पीएनएस का काम है पूरी बॉडी के हर एक पार्ट से सिग्नल लेकर आना और पूरी बॉडी के हर एक पार्ट तक सिग्नल वापसी लेकर जाना। और पूरी बॉडी हमारी स्प्रेड हुई पड़ी, फैली हुई है दूर दूर तक। तो पांव से सिग्नल लेकर आना है, हाथ से सिग्नल लेकर आना है, वापसी सिग्नल हाथ तक लेके जाना है। तो दूर दूर से सिग्नल लेके आने जाने का काम किनका है? इन दोनों का है, सही। इसीलिए इन दोनों में नर्व इंपल्स की कंडक्शन बहुत फास्ट होती है, 100 से 150 मीटर पर सेकंड होती है। अब इंटर न्यूरॉन कहां है? ब्रेन के अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। अब ब्रेन में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर सिग्नल जाना भी होगा ना, जाना भी होगा, तो इनमें दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम है। डिस्टेंस क्या बहुत कम है? यहां से अगर सिग्नल पीछे जाना भी है, सिग्नल में दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम है। तो अगर ये कंटिन्यूअस कंडक्शन भी हुआ तो फिर भी जल्दी ही पहुंच जाएगा, क्योंकि फासला बहुत कम है, सही, डिस्टेंस बहुत कम है। तो इसलिए इंटर न्यूरॉन में जो कंडक्शन होती है वो होती है कंटिन्यूअस कंडक्शन, और इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड होती है तकरीबन 1 to 2 मीटर पर सेकंड, सही, 1 से 2 मीटर पर सेकंड। तो पैर से लेकर सर तक 1 से 2 मीटर कैसे का? 1 से 2, पैर से लेके सर तक, पांव से लेके सर तक 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर कितना होता है? तकरीबन इतना होगा ना, एक हाथ तक इतना, 1 मीटर होता है। 1 मीटर में अगर इंचेस, पता नहीं कितना फीट होता है 1 मीटर, कितना फीट होता होगा? 3 फीट होता होगा 1 मीटर, तकरीबन 3 से 4 फीट 1 मीटर होता होगा। 1 मीटर 3 से 4 फीट होता है। तो 5 फीट की अगर किसी की हाइट है तो 1.5 मीटर होगा तकरीबन, तो 1.5 मीटर तक सिग्नल जा रहा होगा। तो लेकिन 150 मीटर की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है सिग्नल, 150 मीटर पर सेकंड, तो 0.001 सेकंड के अंदर ही इंपल्स वापसी आ जाएगा, अब जला भी जाएगा। तो इसलिए सॉल्टेटरी कंडक्शन जो होती है इन दोनों में है, वो बहुत फास्ट है।
और नॉन माइग्रेटरी न्यूरॉन में जो इंपल्स कंडक्शन है इंटर न्यूरॉन में वो क्या है, स्लो है, 1 to 2 मीटर पर सेकंड है। सही, वेलोसिटी भी याद रखना, ये एमसीक्यू में आएगा 100 से 150 और ये। अच्छा, इन दोनों में सिग्नल फास्ट ट्रेवल करने के दो रीजन है। एक रीजन क्या है, माइलिन शीथ का होना, सही है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस कंडक्शन नहीं हो रही बल्कि सॉल्टेटरी कंडक्शन हो रही है। दूसरा रीजन क्या है, इन दोनों में नर्व इंपल्स दो रीजन की वजह से फास्ट ट्रेवल कर रहा है। एक तो रीजन है ये सॉल्टेटरी कंडक्शन का होना, दूसरा रीजन क्या है, थिकनेस, जो एक्सोन फाइबर है उसकी थिकनेस। एक्सोन फाइबर जितना थिक होगा उतना इंपल्स कंडक्ट तेज करेगा, इसीलिए इसका एक्सोन थिक है, इसका एक्सोन थिक है, इन दोनों के एक्सोन थिक है, जल्दी से कंडक्ट होगा, बीच में रेजिस्टेंस कम है। इसमें सिग्नल स्लो ट्रैवल करने के दो रीजन है, एक तो इसमें कंटिन्यूअस कंडक्शन हो रही है, माइलिन शीथ मौजूद ही नहीं है, पूरा इंपल्स को पूरे एक्सोन को कवर करना पड़ता है। दूसरा, इसकी थिकनेस बहुत कम है, सही, बहुत बारीक है, इसलिए इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितनी पतली वायर लेंगे उसमें रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, फ्लो स्लो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी से फ्लो नहीं करेंगे। इसी तरह नर्व इंपल्स भी स्लो ट्रैवल करता है इसमें, सही। ये हमारे दूसरे टाइप के न्यूरॉन में जो इंटर न्यूरॉन है। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर का वाला पार्ट था, ये सारा लिख लो जल्दी से। यहाँ पर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड हो गया है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है। अभी न्यूरॉन की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में लिखेंगे, तीनों टाइप्स का क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ होती है। क्या कर रही हो लड़की, उसका हाथ, उसका सर घुमा रही हो बेचारी का। सबसे ज्यादा कौन से न्यूरॉन हो गया हमारी बॉडी में? अच्छा चलो अभी लिखेंगे आगे, अभी छोड़ो। क्या सबसे ज्यादा, क्या बोल रही है, सबसे ज्यादा क्या बोल रही है, कौन से होंगे सबसे ज्यादा न्यूरॉन? हाँ, इंटर न्यूरॉन होते हैं, तकरीबन 10 बिलियन न्यूरॉन होते हैं इंटर न्यूरॉन ब्रेन में। हाँ 10 to, हाँ डन हो गया। स्ट्रक्चर लिख लो जल्दी से, डायग्राम भी बना लो, ये डायग्राम नहीं मिटा रहा लेकिन ये वाला हिस्सा लिख लो जल्दी से, ये मिटाना है। और नहीं पढ़ाएंगे? क्यों नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ोगे अच्छे से। थक गए आप लोग, इतना कितना पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ इतना कितना पढ़ लिया मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग थक गए सुबह से, तो क्या हुआ, ब्रेक नहीं मिला आप लोगों को? आधे घंटे का तो ब्रेक मिला होगा। 2.5 से कितने घंटे हो गए वैसे? 6.5 घंटे हो जाएंगे। देखो इतनी क्लासेस होती हैं। ज़्यादातर एकेडमी जो है ना वो सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक बुलाती है। बाहर गुलशन की साइड पे जहाँ भी है ना वो 8:30 से 1:30 तक 5 घंटे क्लास होती है कंटिन्यूस। कुछ में 6 घंटे होती है, कुछ में 5 घंटे होती है। 3-3 घंटे की 2 क्लास होती है। 3 घंटा बायो, 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटा। लेकिन वो बीच में गैप दे देते हैं आधे घंटे का। ये वाला चैप्टर एंड कर लें, फिर इसके बाद ना एक डिस्कशन क्लास रख लेंगे। आप लोग एमसीक्यू ढूंढ के सारे ले आना। इस चैप्टर का बायो नहीं पढ़ लिया हमने, देखते हैं होम्योस्टेसिस पढ़ लेंगे, सेकंड ईयर के पढ़ेंगे ना। हाँ रो क्यों रही हो, खुश हो रही है? होम्योस्टेसिस कर लेंगे इसके बाद, सेकंड ईयर के पहले कर लेंगे ना। सेकंड ईयर का सिर्फ एक इनहेरिटेंस छोड़ेंगे हम लोग। इनहेरिटेंस अभी नहीं करेंगे, इनहेरिटेंस करेंगे हम लोग अगस्त में या जुलाई में, जून जुलाई में करेंगे। जून जुलाई में करेंगे जब आप लोग बोर्ड के पेपर से फ्री हो जाओगे, टेंशन रिलैक्स हो जाओगे, तब आओगे तब पढ़ेंगे। अभी करेंगे भूल जाओगे तुम लोग, पेपर करते ही भूल जाओगे उसके बाद, इसलिए क्योंकि इनहेरिटेंस से ना क्वेश्चन आते हैं। इनहेरिटेंस से वो थ्योरी नहीं आती पूरी, वो तो आप लोग रट्टा मार लोगे, याद कर लोगे। प्रॉब्लम्स आते हैं, जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है ना वो भी आते हैं। हाँ क्रॉसिंग वाले आते हैं। ब्लड ग्रुप वाले भी पहले आते थे, अब तो शायद ब्लड ग्रुप नहीं आएगा लेकिन बाकी आएंगे। पढ़ लिया आप लोगों ने इनहेरिटेंस ना?
वो नहीं है, एपिस्टेसिस वगैरह नहीं है इसमें MD-CAT में। एपिस्टेसिस पढ़ा है ना आप लोगों ने? एपिस्टेसिस शायद, हाँ। एपिस्टेसिस क्या होता है? एपिस्टेसिस सर ऐसा कुछ पढ़ा है? एपी मतलब हाँ वही होता है, और क्या? वो एपिस्टेसिस ही तो है, हमने उससे पता किया था, वो बोल रहा था मैं एपिस्टेसिस। इसमें जीन की जो एक्टिविटी है वो दूसरे जीन कंट्रोल करता है। हाँ देखो देखो, इसे सब पता है, सही बता रही है। चलो सही बताया इसने, वैसे हो गया। तुक्का मारा है हमने। अच्छा इसी पता है, हमारा यूनिवर्सिटी में एक टाइम था, हमारा ना एपिस्टेसिस का टॉपिक आने वाला था। जेनेटिक्स का कोर्स था, लिख लिया ना ये पार्ट? सही है। जेनेटिक्स का हमारा यूनिवर्सिटी में एक कोर्स था। हमारे सर अब्दुल करीम, क्या नाम था? हाँ अब्दुल करीम नाम था। सर अब्दुल करीम हमें पढ़ा रहे थे। उन्होंने हमें कहा पहली क्लास में कि देखो जेनेटिक्स का कोर्स बहुत मुश्किल है, इसमें तुम लोग 60 नंबर भी ले लोगे ना तो बड़ी बात है। 100 में से तुम लोग 60 नंबर ले लोगे तो समझ लेना तुम लोग टॉप कर लिया। इतना मुश्किल है ये कोर्स। हम बोले पता नहीं क्या है, ऐसा क्या हो गया। तो देखा हम लोगों ने, पढ़ा, सच में बहुत मुश्किल था। और जैसे वो पढ़ा रहे थे तो और मुश्किल लग रहा था। तो इतना मुश्किल था, वो क्लास में से किसी को भी उठा के बोर्ड पे बुला लेते, आ जाओ चलो बताओ। अब वो उस दिन मुझे बुलाया, मतलब पता नहीं मैं इस कंडीशन में ना बच जाता हूँ अच्छे से। तो मैंने मोबाइल निकाल रखा था, मोबाइल हम लोग आगे सामने रख लेते थे। तो उन्होंने उठाया कि उठो ना, एक एक करके बुलाया इस लड़कों को। उसने बुलाया, वो गया। अब वो गया, मैं बोला उसे भी नहीं आया वो टॉपिक, मुझे पता था तीनों चारों किसी को भी नहीं आने वाला। एक एक करके जा रहे हैं, बोर्ड पे जाके सॉरी सर बोल के आ रहे हैं ना। तो एक मेरे साथ वाला गया, मैं बोला ये बताना था, मैंने नहीं बताएगा, खैर। तो ना गया, तो मैंने उस टाइम तक वो टॉपिक सर्च कर लिया। वो कुछ लीथल जीन का टॉपिक था। तो लीथल जीन अभी नहीं है, उसमें होता है। तो लीथल जीन मैंने जल्दी से निकाला। अब मैंने देखा कि जो भी मुझे सामने डायग्राम दिखी ना, क्रॉसिंग ही दिखी थी, वहाँ क्रॉसिंग थी। तो क्रॉसिंग दिखी, उसमें मुझे समझ आ गया लीथल जीन क्या, मतलब समझ गया, मतलब सिर्फ वो इमेज जो थी ना, वो इमेज मैंने एब्जॉर्व कर ली जहन में कि ये इमेज क्या है। कलर वो दिख रहे थे तो मैंने एब्जॉर्व कर लिए। अब मैं यहाँ से ना, जब सर ने मुझे बुला लिया उसके बाद, तो सर ने बुलाया, मैंने मोबाइल वहीं छोड़ा, बंद करके मैं चला गया। अब मैं रास्ते में जा रहा हूँ, वो जहन में ना वो सारी इमेज घूम रही है। और घूमते जब तक मैं वहां तक पहुंचा ना, वो सारा टॉपिक मुझे समझ आ गया कि जो भी था ना डायग्राम जो थी, वो सारी इमेज तो थी ना दिमाग में। तो वहां पहुंचने तक वो सारी समझ आ गई थी। जैसे ही वहां पहुंचा, फिर सर ने बोला बताओ, फिर मैंने बता दिया और मैंने वो सही बता दिया। सब बोले वेरी गुड शाबाश, फिर मैं आगे, मेरा शुक्र है बच गए। और ना क्लास के सामने सर ने ऐसे ही तंग करते। तो सर ने एक बार मुझे बुलाया था। फिर हमारा जो कोर्स हुआ ना, कोर्स के बाद उन्होंने एंड में पेपर बनाया। मैंने 2-3 टॉपिक छोड़ भी दिए थे। हम उसमें हमारा एपिस्टेसिस का टॉपिक था, लॉन्ग क्वेश्चन में आना था, 10 नंबर का एक टॉपिक था, और तकरीबन कंफर्म था कि ये आएगा। 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म था। अब हमारे पास ना, हमने समझा हुआ इतना नहीं था। तो मैं बैठा हुआ यूनिवर्सिटी में और मेरा दोस्त बैठा हुआ यूनिवर्सिटी में कैंटीन में। पेपर हमारा आधे घंटे के बाद पेपर है। 3 बजे हम लोग बैठे हैं, 3:30 बजे पेपर स्टार्ट है। अब 3:30 बजे हमारा सिर्फ एक एपिस्टेसिस का टॉपिक रहेगा, बाकी तकरीबन हमें आ गया था। लेकिन कुछ टॉपिक हमने चॉइस में भी छोड़ दिए थे। लेकिन हमने ये, अब एपिस्टेसिस हम बोले करना तो है, अब क्या करें ना, टाइम ही नहीं था। अब मैं बोला कहाँ से समझे, नेट से समझते हैं। तो नेट पे निकाला, यूट्यूब पे एक वीडियो थी किसी की ना, इंडियन यूट्यूबर की थी। तो वो एक लड़की वो समझा रही थी, सही एपिस्टेसिस समझा रही थी। उसकी वीडियो थी 34 मिनट की। हम बोले 30 मिनट हमारे पास हैं, 34 मिनट का लेक्चर है, कैसे लेंगे। हमने फिर उसको 2x पे किया। तो 2x पे प्ले किया, वो 18 मिनट में हमने वो पूरा लेक्चर ले लिया। 18 मिनट में पूरा एपिस्टेसिस हमने समझ आ गया। उसने पता नहीं इतने अच्छे तरीके से समझाया, और हमें 18 मिनट में वो पूरा समझ आ गया। फिर हम लोग 20 मिनट में, 18-20 मिनट में पूरा करके 2x पे फास्ट पे करके 2x पर पूरी वीडियो देखी, एब्जॉर्व की, समझ आया, और जाके पेपर में बैठ गया। मैं चलो अब आ जाए, अब मसला नहीं, अब 10 नंबर के लिख देंगे पूरा, आता है, इतना जहन में आ गया। वहां पहुंचे, पेपर में क्वेश्चन ही नहीं आया। अब मैं बोला ये इतनी, मैं चलो अब ये जिंदगी भर याद तो रहेगा, ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो वो तब से बस मुझे तब से याद है। इतना तो आप लोग इंटर में है भी नहीं, लेकिन वो ना, तो वो बहुत डिटेल में था। लेकिन वो 34 मिनट में इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था। 34 मिनट की वीडियो थी, तो हमने 2x पे करके 17 मिनट में देखी थी। 2x किया ना तो आ गया था 17 मिनट, वो जल्दी चल रही थी। तो हमने देख के फिर हम लोग गए यूनिवर्सिटी में। फिर जाके वो पेपर पे आया ही नहीं क्वेश्चन। फिर एट द एंड रिजल्ट जब आया, कितने नंबर आए होंगे, रिजल्ट अब आया, हमारे पास ना 60 नंबर किसी का भी नहीं था। 60 नंबर में कोई भी नहीं थे। मेरे नंबर आए थे 74। मेरे नंबर 74 आए। मुझे ना मैसेज आ रहे हैं लड़कों के ना, मुबारक हो। मैं बोला क्या हो गया,
रिजल्ट ही तो आया है। वैसे हम लोग रिजल्ट आता था ना तो मतलब बोलते थे यार रिजल्ट आ गया, ग्रुप में चेक कर लो ना, ग्रुप में चेक कर लेते, रिजल्ट आ गया, पिक्चर कोई भेज देता था, वहां पर यूनिवर्सिटी में लगता था कार्डबोर्ड में, तो किसी ने पिक्चर डाल दी और इन्होंने ना, एक दो लड़कियां थी जो पढ़ने वाली लड़की थी ना, जो अच्छे नंबर आते थे, उसने वैसे किया ना कहना बहुत मुबारक हो। मैंने बोला क्या हो गया, ऐसा मैंने क्या कर दिया, तुम्हारे ना 74 नंबर है। मैंने 74 पे ऐसा क्या हो गया, मतलब मुझे तो याद ही नहीं था कि जेनेटिक्स का कोर्स है। मैं बोला पता नहीं कौन सा रिजल्ट, मैं जाके रूम में देखा, मैंने पूरा रिजल्ट देखा ना, 60-100 उस टाइम 60 बच्चे थे हम लोग, 60-70 बच्चे थे, तो 60-70 बच्चों में देख रहा हूँ किसी के नंबर ना आगे पीछे हों। 74 थे फर्स्ट वाले के मेरे नंबर, सेकंड पे लड़की थी उसके आए थे 56 नंबर, जो सेकंड पे लड़की आई थी, और जो थर्ड आया था उसके थे 49 नंबर, और बाकी सबके कुछ के 44 दे दिए थे सर ने, 10-12 बच्चों के 44 45, मतलब 10 नहीं 20-30 बच्चों के 44 दे दिए थे। 44 वहां पर पासिंग मार्क्स थे, 45 पासिंग मार्क्स थे, तो 45 दे दिए थे। वो 45 दिए जाते हैं जानबूझ के, जो बच्चे 38 पे थे 35 पे थे उनको 8-7 नंबर देके ना सर पास कर देते थे। तो 45 थे और बाकी जो 15-20 थे वो फेल हो गए थे, तो 15-20 बच्चे फेल हो गए, तो वो 74 नंबर आए थे। तब से ना जेनेटिक्स मुझे बड़ी पसंद हो गई थी, मैं बोला इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए मेरे। हाँ लड़कियां, वो जब वो एक लड़की ना पेपर में मुझे उसने कहा गया ना, लड़की ने एक दिन पहले मुझे कहा यार मुझे ये टॉपिक समझा दो। मैं बोला मेरे पास ना टाइम नहीं है, तंग नहीं करो, मेरा ना अभी कोर्स रहता है, मुझे ये कवर करना है, और सच में मेरे पास अभी ना कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, बहुत सारा टॉपिक था। मैं बोला इतने सारे टॉपिक हैं, लिस्ट बना रखी, अब ये भी पढ़ना ये पढ़ना, अब इसको कैसे पढ़ाऊं, मैं खुद पढ़ूं या फिर से पढ़ाऊं। तो मैंने ना उसे मना कर दिया, मैं नहीं समझा रहा, टाइम अब नहीं है। मैं बोला इधर ही इतना सारा मुझे अपना कवर करना है, तो उसने कवर कर लिया था कुछ टॉपिक, वो उसका 1-2 टॉपिक रह गए थे। तो एट द एंड रिजल्ट आया, जब रिजल्ट आया ना वो हम लोग सारे वहीं खड़े थे, हमारा ग्रुप था, तो उसने रिजल्ट देखा और शीशे पे यूं मारा जोर से, बोलता रहता है पढ़ा नहीं है, टेस्ट नंबर देखो इसके, नंबर सारे लेके बैठा हुआ है पूरे। तो ना वो यूं गई, वो दूसरा लड़का बोला क्या हो, मैं बोला बस ऐसे, मेरा पता नहीं क्या हो गया इसको। वो बोली नंबर देखो जाके, और बोलता है कि पढ़ा नहीं है, मैंने एक रात पहले बोला होता है पढ़ा नहीं। मेरा भाई उसी टाइम पढ़ा था मैंने, इतना पहले से नहीं पढ़ा हुआ था। यूनिवर्सिटी में ऐसा बड़ा होता है। अल्लाह, यूनिवर्सिटी में ना हमारा केमिस्ट्री का भी कोर्स होता था, केमिस्ट्री में हमारी ना वो थी, माइनर सब्जेक्ट था। तो केमिस्ट्री में एक लड़की थी, उसे मैंने पढ़ाया, बताया मैंने आप लोगों को, लड़की थी उसे ना मैंने पढ़ाया 6 घंटे, 5-6 घंटे मैंने उसको पढ़ाया, बहुत उसको बेसिक से पढ़ाया, उसको बिल्कुल नहीं आता था केमिस्ट्री। एसिड बेस केमिस्ट्री था हमारा, एसिड बेस केमिस्ट्री का पूरा कोर्स होता है, वो 6 महीने का कोर्स था, वो 6 महीने का कोर्स 6 घंटे में पढ़ा दिया मैंने, इतना बड़ा कोर्स। सही है, वो सारा उसकी आउटलाइन निकाली, उस पर वीडियो मैंने तो समझ रखा था, तो वो मैंने उसे सारा समझाया, अपने नोट्स भेजे, ये वो सारा पिक्चर सब कुछ करके अच्छे से समझा दिया। तो करके पूरा अच्छे से मैंने इतनी मेहनत की उस पर, और मेरा रिवाइज हो गया। चलो मैं तो इसलिए पढ़ा देता था सबको, मैं आ जाओ पढ़ लो, तो ना मेरा फायदा हो जाता, मेरा रिवीजन हो जाता था, उन विचारों का भी थोड़ा फायदा हो जाता कहीं ना कहीं ना। तो उस लड़की ने सारा पढ़ा अच्छे से, वहाँ पेपर दे के आई, जब रिजल्ट आया ना उसके नंबर कितने आए होंगे, ज्यादा आ गए, उसके नंबर आए 6, 75 में से उसके 6 नंबर आए। मैं बोला 6 घंटे पढ़ाया था, 6 ही नंबर लेकर आई है, मतलब पूरे 1 घंटे का 1 नंबर। तो मैंने जब वो नंबर देखे ना, मैं बोला क्या इतनी नालायक, इतना मतलब क्यों, इतना दिमाग कुंद कैसे हो सकता, बंद हो गया इसका, तो दिमाग बिल्कुल बंद है। मैं बोला क्या, उसके बाद मैंने ना उससे कभी भी बात नहीं की, बिल्कुल भी कभी भी बात ही नहीं की। वो तो मैं बोला बस दूर, मैं बोला ये सही, मैं ये तो दिमाग इसका फेल हो गई, इस 6 नंबर ले लिए, चलो फेल हो जाती 30-40 नंबर पे लेके तो फेल होती, 6 नंबर लेके फेल हो गई। उसका पेपर पता नहीं अभी तक अटका पड़ा होगा, वो उसका केमिस्ट्री का पेपर रुक गया, फिर उसके पेपर रुका पड़ा, जो पेपर रुक जाता है ना फिर वो क्लियर नहीं हुआ था, सप्ली के पेपर देते रहो, पता नहीं कितने सालों में जाके क्लियर नहीं करते वो लोग। बड़ा यूनिवर्सिटी में ऐसे खतरनाक सीन हुए हैं। अच्छा देखो, न्यूरॉन्स की ना 3 टाइप हैं, एक कहलाते हैं सेंसिटिव न्यूरॉन्स, सही है, दूसरे इंटर न्यूरॉन और तीसरे मोटर न्यूरॉन, सही है। अब यहां सुनो जल्दी यहां देख लो, सेंसरी न्यूरॉन ना हमारे पास पार्ट है किसका, पीएनएस का, किसका पार्ट है, पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि इनका काम होता है सिग्नल लेके जाना। तो सेंसरी न्यूरॉन ये रहे, सही है, इन्हें हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन आर आल्सो कॉल्ड एज, आल्सो नोन एज, इन्हें हम क्या कहते हैं, एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, एफरेंट न्यूरॉन्स कहा जाता है, सही है, एफरेंट न्यूरॉन, क्योंकि ये सेंट्रल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं, एफरेंट न्यूरॉन इन्हें कहा जाता है। ये जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है, ये सिग्नल को रिसीव करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं कहां से,
रिसेप्टर से। कहां से रिसीव करते हैं? रिसेप्टर से। इनका काम होता है रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव करना। ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये सिग्नल कहां से रिसीव करेगा? रिसेप्टर से। सही है। इस सेंसरी न्यूरॉन का ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है इफेक्टर के साथ, क्योंकि बहुत दूर है। इसका काम है सिर्फ रिसेप्टर से कनेक्शन करना, मतलब रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव करना। अच्छा, रिसीव करने के बाद ये सिग्नल आगे ट्रांसफर करेगा। तो रिसीव करते हैं रिसेप्टर से सिग्नल को, फिर ये सिग्नल को ट्रांसफर कर देते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे न्यूरॉन को। कौन से न्यूरॉन को? इंटर न्यूरॉन को। किसे ट्रांसफर कर देते हैं? इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन किसका पार्ट है? सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो ये पीएनएस के सेल्स हैं जो सेंसरी न्यूरॉन है, और ये सिग्नल रिसेप्टर से रिसीव करने के बाद सिग्नल किसे दे देते हैं? सीएनएस को दे देते हैं। सही, इंटर न्यूरॉन को दे देते हैं। अच्छा, इनका काम, जो सेंसरी न्यूरॉन है, इनका काम सिर्फ इंपल्स की कंडक्शन है। सही, इंपल्स की ट्रांसमिशन है, इंपल्स ट्रांसफर करना है, यहां से रिसीव किया आगे ट्रांसमिट कर दिया। तो इनका मेन काम ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स होता है। क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। अब इनकी शेप जो है ना, शेप किस तरह की होती है? तो ये ना दो शेप के होते हैं ज्यादातर। इनमें ना जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है वो होते हैं यूनिपोलर। क्या होते हैं? यूनिपोलर। और इन्हें हम कहते हैं सूडो यूनिपोलर। सही है। ज्यादातर जो हमारे पास न्यूरॉन है ना वो यूनिपोलर या फिर सूडो यूनिपोलर होते हैं। सही। यूनिपोलर किसे कहा जाता है? ये क्या लिख दिया मैंने? ये डी आएगा यहाँ पर। सही है, सूडो यूनिपोलर। तो सूडो यूनिपोलर मतलब फेक यूनिपोलर होते हैं। ये जो न्यूरॉन है ना ये इस तरह के होंगे। यूनिपोलर न्यूरॉन वो होता है जिसके अंदर एक हमारे पास सोमा हो, एक सोमा हो और इससे ना एक ब्रांच निकले। एक सोमा और इससे क्या निकले? एक ब्रांच निकले। ये क्या कहलाता है? यूनिपोलर न्यूरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिपोलर। लेकिन हमारे पास जो सेंसरी न्यूरॉन है देखो ऐसा नहीं है वो यूनिपोलर। उसके अंदर से एक पोल निकल रहा है। सही, यूं एक पोल निकल रहा है, लेकिन वो पोल आगे जाके दो में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ एक्सॉन बन जाता है, एक तरफ डेंड्राइट बन जाते हैं, एक तरफ एक्सॉन टर्मिनल बन जाता है। सही है। तो यहां पर एक सोमा है, सोमा से एक टर्मिनल निकलेगा, एक ट्यूब निकलेगी, एक पोल निकलेगा। यूनिपोलर का मतलब होता है एक पोल का निकलना। तो सोमा से एक पोल निकलेगा जो आगे जाके दो में डिवाइड हो जाएगा। है ये यूनिपोलर, लेकिन ये ट्रू यूनिपोलर नहीं है, क्योंकि आगे जाके इसमें दो पोल बन गए हैं। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है? सूडो यूनिपोलर कहलाता है। क्या कहलाता है? सूडो यूनिपोलर। सही है। मतलब हमारे पास न्यूरॉन जो होते हैं वो होते हैं यूनिपोलर, लेकिन कौन से यूनिपोलर होते हैं? सूडो यूनिपोलर होते हैं। सही है। ज्यादातर सेंसरी न्यूरॉन ऐसे होते हैं। सही है। मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन ऐसे होते हैं। कुछ न्यूरॉन जो होते हैं हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन वो होते हैं बायपोलर। कुछ न्यूरॉन जो होते हैं हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन वो होते हैं बायपोलर। बायपोलर का मतलब है एक सोमा होगा, सोमा एक तरफ से जाके एक्सॉन टर्मिनल बनेगा। सही। और एक तरफ से यहां से जाके ब्रांचेस बनेगी, डेंड्राइट्स। सही है। डेंड्राइट्स है जो सिग्नल रिसीव करेंगी सोमा की तरफ, सोमा आगे लेके जाएगा, सोमा से सिग्नल जाएगा एक्सॉन में, एक्सॉन टर्मिनल बनेगा। तो ये कहलाते हैं बायपोलर। ज्यादातर जो हमारे पास है मोस्टली यूनिपोलर होते हैं। सम जो होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ कैसे होते हैं? बायपोलर होते हैं। सम कैसे होते हैं? बायपोलर होते हैं। कौन से वाले सम? जो हमारे मेनली ना हमारे नोज से सिग्नल लेके जाते हैं और आईज से सिग्नल लेके जाते हैं। सही है। नोज से जो सिग्नल लेके जाएंगे, नोज से सिग्नल लेके जाएंगे, वो वाले न्यूरॉन होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। कैसे होंगे? वो इस तरह के होंगे, बायपोलर होंगे। और आईज से जो लेके जाते हैं वो भी क्या होते हैं? बायपोलर होते हैं। बाकी पूरी बॉडी से जो सिग्नल लेकर आ रहे हैं ना वो इस तरह के हैं। वो कैसे हैं? सूडो यूनिपोलर है। कैसे हैं वो? सूडो यूनिपोलर है। स्ट्रक्चर अलग है ना, मतलब इसे स्ट्रक्चर ये देखो, इसमें एक पोल निकल रहा है, इसे दो पोल निकल रहे हैं, एक उस तरफ और एक इस तरफ। तो इसलिए इसका नाम है बायपोलर। और इसके कितने पोल निकले हैं? एक ही पोल निकला है, तो ये यूनिपोलर है। लेकिन ये इस तरह का नहीं है, क्योंकि हमारे ह्यूमन के अंदर ना इस तरह का न्यूरॉन होता नहीं है। ये इस तरह का ये लग रहा है बायपोलर, दो पोल हैं, लेकिन एक पोल से दो पोल बने बाद में, इसलिए सूडो यूनिपोलर, फेक यूनिपोलर। यूनिपोलर प्रॉपर ये होता है ट्रू यूनिपोलर। ट्रू यूनिपोलर नहीं होते हमारी बॉडी में। ये मतलब स्टारफिश वगैरह में, दूसरे एनिमल्स में होते हैं, हमारे अंदर नहीं होते ये वाले। तो ये लिख लो, ये इसकी डायग्राम बना लो इस तरह का। ये सूडो यूनिपोलर है, ये रहा, ये सूडो यूनिपोलर है, ये रहा। ये देखो, ये जो बना है ना, ये एक, इससे एक एक्सॉन निकला था, एक वो यानी टर्मिनल निकला था, एक पोल निकला था जो आगे जाके दो में डिवाइड हो गया।
सही, तो ज्यादातर उसरा के होते हैं मोस्टली, और कुछ जो होते हैं होते हैं आईज और नोज वाले, बाकी तो बॉडी के सारे वैसे ही हैं। और ये सारे सेंसरी न्यूरॉन क्या है, माइलिनेटेड है, नॉन माइलिनेटेड है? माइलिनेटेड है, सही, वो हमने पीछे लिख लिया है। जल्दी से करो, जल्दी करो, फिर इंटर और मोटर न्यूरॉन का लिखना है। डन हो गया? क्या हो गया लड़कियों, दिमाग नहीं बचा? हो गया ये? लो देखो, काम देखो, पूछ भी रहा था मैं। चलो ये वाला हटाता हूं। अच्छा, लिख लिया? सही है, ये हमारे पास सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन, सही है। सेंसरी के बाद जो दूसरे न्यूरॉन होते हैं इसी तरह करेंगे। दूसरे नंबर पे है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन्स देखो, अच्छा एक ये भी चीज याद रखना कि सेंसरी न्यूरॉन का जो एक्सोन है वो क्या है, थिक है, सही है, थिक, और इनका थिन होता है। अच्छा चलो अब यहां जाओ, दूसरे जो सेल है वो क्या कहलाते हैं, इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन किसका पार्ट है, ये सीएनएस का पार्ट है। किसका पार्ट है, सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सही है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इंटर न्यूरॉन्स आर ऑल्सो नोन एज, इन्हें क्या कहते हैं हम, इंटर न्यूरॉन को कहा जाता है एसोसिएशन न्यूरॉन। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एसोसिएट करना, वो तो इंटीग्रेशन होता है, सही जा रही हो। एसोसिएशन का क्या करना, हाँ, दो चीजों को जोड़ना, सही, एसोसिएशन कायम करना, रिलेशन कायम करना, सही, सोचना, समझना, एनालाइज करना, सही जा रही हो, सही। एसोसिएशन न्यूरॉन इसे कहते हैं। इन्हें हम इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी कहते हैं, इंटरमीडिएट से इंटर निकला। और क्या कहा जाता है इन्हें हम ना रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, रिले न्यूरॉन, क्योंकि रिलेशन कायम करते हैं और किसके दरमियान, इंटर और सेंसरी और मोटर के दरमियान में। और जो भी सिग्नल आएगा ना, यहां देखो, यहां से जो सिग्नल आएगा सेंसरी न्यूरॉन से जो सिग्नल आएगा वो यहां पर आगे स्टे करता है। इसका काम होता है, ये वाला न्यूरॉन है ना, ये सिर्फ इंपल्स की कंडक्शन नहीं करवाता, यही डिसाइड करना है कि क्या करना है। यानी इसका काम, इसका जो काम है, ये जो हमारे पास इंटर न्यूरॉन है, इसका काम इंटीग्रेशन करना भी है। ये न्यूरॉन जो होता है इंटीग्रेशन करवाएगा एंड कंडक्शन तो करवाएगा ही, इसके जरिए इंपल्स की ट्रांसमिशन तो होगी, तो कंडक्शन भी होगी इसके थ्रू और इंटीग्रेशन भी होगी। जो ब्रेन के कुछ पार्ट्स में इंटर न्यूरॉन है, उनका काम होता है किसी और चीज के बारे में, किसी एक चीज के बारे में फैसला लेना, डिसीजन करना, इंटीग्रेशन करना। ब्रेन का दूसरे पार्ट है, उसके जो इंटर न्यूरॉन है उनका काम है किसी और चीज के बारे में करना। तो अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, पढ़ेंगे हम ब्रेन वाले टॉपिक में। तो वैसे याद रखो, इसका काम इंटीग्रेशन करना भी और कंडक्शन करवाना भी है। ये इंपल्स को रिसीव भी करता है, ट्रांसफर भी करता है। रिसीव कहां से करता है ये इंपल्स को, और ट्रांसफर कहां करता है ये इंपल्स को, ये रिसीव करता है किससे, सेंसरी न्यूरॉन से। किससे रिसीव करता है, सेंसरी न्यूरॉन से रिसीव करता है। इसका ताल्लुक रिसेप्टर से डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहां पाया जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से बहुत दूर है रिसेप्टर्स बॉडी में, तो ये सेंसरी न्यूरॉन से इसका कनेक्शन है। ये सिग्नल रिसीव करेगा सिर्फ और सिर्फ किससे, सेंसरी न्यूरॉन से। उसे ट्रांसफर करेगा किसमें, मोटर न्यूरॉन से, मोटर न्यूरॉन को ट्रांसफर करेगा। मतलब ये पीएनएस से सिग्नल रिसीव कर रहा है और वापसी भी किसे दे रहा है, पीएनएस को। तो पीएनएस से सिग्नल रिसीव करेगा और पीएनएस को ही वापसी ट्रांसफर कर देगा, सही है। ये इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन ये नॉन माइलिनेटेड है, सही है, नॉन माइलिनेटेड होते हैं। इनकी जो शेप होगी ना, ये होते हैं मल्टीपोलर। क्या कहलाते हैं ये, मल्टीपोलर। यूनिपोलर देख लिया, बाइपोलर देख लिया, मल्टीपोलर इस तरह की शेप होती है जिसके अंदर एक ही हमारे पास सोमा हो,
सही, उससे मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही हूँ। मल्टीपल ब्रांचेस मतलब बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक एक्सोन। सही है, मल्टीपल डेंड्राइट्स, बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं और एक क्या है, एक्सोन है। ये वाला न्यूरॉन क्या कहलाता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्या कहलाता है, मल्टीपोलर, बहुत सारे पोल निकल रहे हैं। ये देखो बहुत सारे पोल्स हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं और एक एक्सोन। एक्सोन एक ही होगा, सही, एक्सोन ज्यादा नहीं होंगे, डेंड्राइट ज्यादा होंगे। तो ये इंटरन्यूरॉन इस तरह का होता है। इंटरन्यूरॉन। लास्ट हमारे पास न्यूरॉन है जो क्या कहलाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। लोग टेस्ट अपना कहीं आगे शिफ्ट करवा लो। अभी देखो कैसे रो के बोले, कौन बोला ये रो रही हो, क्योंकि इतना पढ़ के फिर अभी तुम लोग रिवाइज भी करोगे, कैसे टेस्ट होगे, रिवाइज नहीं करोगे, वही तो, बिना रिवाइज के कैसे आप लोग करोगे। जाने तो नीचे थोड़े से देखे सिर्फ वो 2 चैप्टर एक साथ में। नहीं, एक चैप्टर का देना, इस चैप्टर का अलग से देना किसी और दिन। मैं तो ये सोच रहा हूँ, देखते हैं, बात करता हूँ। सही है। इसके बाद ना मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना बहुत आगे जाते हैं। सही है, जो पढ़ते हैं स्टूडेंट ही, मैं इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मेरे स्टूडेंट तो सारे अच्छे, मतलब डाव वगैरह में सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में जिसको मैंने पढ़ाया है वो सारी लड़कियां फेल हुई हैं। लड़कियां, एक और लड़की थी जिसको मैंने जेनेटिक्स भी पढ़ाई थी, यही जो जेनेटिक्स वाला कोर्स था ये भी मैंने उसे पढ़ाया था। मेंटल के लॉज वगैरह तो ये तो आसान है, इसके आगे की जो वो क्रॉसिंग वगैरह है ना, मल्टीपल पॉली हाइब्रिड क्रॉस होता है जिसमें 4 क्रॉस होते हैं, तो डाई हाइब्रिड भी होता है, टेट्रा हाइब्रिड भी होता है, वो वाले क्रॉसिंग वगैरह थे, वो सारे मैंने न्यूमेरिकल समझाए। वो लड़की फेल हो गई, उसके 20-22 नंबर आ गए, वो फेल हो गई। मेरा दोस्त बोला तुमने जिस लड़की को पढ़ाया है ना सब फेल हो गई हैं, तो किसी को भी सही से नहीं पढ़ाता। तो अच्छा, उसे मैं पढ़ाता हूँ, उस दोस्त को मैंने ही पढ़ाया था और वो पास हो जाता है। बस एक वो वाहिद लड़का था जो पास हो जाता था, जो मुझसे पढ़ के, बाकी तो लड़कियां सारी निकम्मी फेल हो जाती। 96 यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो 96 बच्चे थे, 96 लड़कियां थी, 96 लड़कियों में 26 लड़के थे, 26 लड़के 96 लड़कियां, टोटल 120 बच्चे तकरीबन। 96 लड़कियां 24 लड़के थे, तो टोटल 120 बच्चों ने एडमिशन लिया था जूलॉजी में, हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे डिपार्टमेंट में। और 120 में से कम होते होते पहले साल में 20-25 फेल, दूसरे साल में 20-25 फेल, तीसरे में फेल, चौथे में फेल होते होते एट द एंड फाइनल में टोटल 27 बच्चे पहुंचे थे। 27 में से, बल्कि 27 पहुंचे थे। एक बच्चा चीटिंग करता पकड़ा गया फाइनल पेपर में, वो चीटिंग की वजह से उसका एक पेपर फेल हो गया, मतलब वो भी फाइनल पास में। बाकी 26 बच्चे क्लियर हो गए थे। 26 में 4 लड़के थे, 22 लड़कियां थी, 22 लड़कियां और 4 लड़के थे। कर आगे इतना कंपटीशन वहां पर था जूलॉजी डिपार्टमेंट में, और बाकी फील्ड में तो है, जूलॉजी डिपार्टमेंट में इतना कंपटीशन है, इतना मतलब वो टफ पेपर होता था कि बच्चे पास नहीं कर पाते थे। और लड़के कर आगे 4 पहुंचते थे, वो 4 में से भी एक मेरा दोस्त और 2 लड़के और थे, वो इंटरनल सिंध के थे, इंटरनल सिंधी से आए हुए थे, सिंधी थे वो दोनों, तो वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। एक लड़का था, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ता था, बुक लेके घूमता था हर वक्त, लाइब्रेरी में वैसा रहता था, लाइब्रेरी से बुक उठाएगा। कोर्स अभी स्टार्ट भी नहीं किया, टीचर के पास जाके मिस आप ये वाला कोर्स हमें पढ़ाएंगे ना, वो बोलती हाँ, तो मैंने पहले से नोट्स बना लिए, देखे सही है वो। मिस उसकी तो यूं देख रही, मिस बोल रही अभी सब्र करो, अभी तो ये सेमेस्टर खत्म, अगले सेमेस्टर की बात अभी रुक जाओ, बाद में करना। हम उसे इतना पढ़ता है, पता नहीं क्या करेगा। पेपर में बस सिर्फ पास हो रहा होता था बहुत मुश्किल से, और बीच में एक थर्ड ईयर में या फाइनल में वो फेल भी हो गया लड़का, बल्कि थर्ड ईयर में फाइनल में फेल भी हो गया, उसका वो सेमेस्टर पीछे हो गया, तो हमारा जूनियर बन गया था, वो बाद में पास हुआ, उसका पहले पास भी नहीं हो पाया। बस ऐसे पता नहीं क्या एक्टिंग करता था पढ़ने की। अच्छा यहाँ देखो बच्चों, मोटर न्यूरॉन्स पीएनएस का पार्ट है। मोटर न्यूरॉन के दूसरा नाम बताओ, इन्हें हम क्या कहते हैं, इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इफरेंट न्यूरॉन्स कहा जाता है। अच्छा, जो इंटर न्यूरॉन है ना, ये वाले इंटर, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में यही वाले न्यूरॉन होते हैं। सही, इंटर न्यूरॉन। अच्छा, इफरेंट न्यूरॉन जो मोटर न्यूरॉन है, ये भी, इनका काम भी सिर्फ इंपल्स की कंडक्ट, इफरेंट न्यूरॉन है, इनका काम भी सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करवाना है,
इंपल्स की ट्रांसमिशन, सिग्नल ट्रांसफर करेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं करते। अच्छा, ये भी सिग्नल रिसीव करेंगे और ये भी सिग्नल ट्रांसफर करेंगे। ये रिसीव करते हैं सिग्नल और ट्रांसफर करते हैं। रिसीव कहां से करते हैं? मोटर न्यूरॉन सिग्नल कहां से रिसीव करते हैं? वो वाले न्यूरॉन से, इंटर न्यूरॉन से, इंटर न्यूरॉन से यानी सीएनएस से। और ट्रांसफर किसे करते हैं सिग्नल? इफेक्टर को। किसे देते हैं सिग्नल? इफेक्टर्स को। सही है। तो इनका ताल्लुक, ये जो मोटर न्यूरॉन है इनका ताल्लुक रिसेप्टर से नहीं है बिल्कुल भी। सही, तो इनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किससे? इफेक्टर से। सही है। तो मसल्स वगैरह तक सिग्नल पहुंचाना हो, ग्लैंड तक सिग्नल पहुंचाना हो, यही पहुंचाते हैं, मोटर न्यूरॉन पहुंचाते हैं। पोलियो जो वायरस है ना, पोलियो वायरस, इसे ही खराब करता है। पोलियो वायरस इस न्यूरॉन को डैमेज कर देता है, और ये जब न्यूरॉन डैमेज हो जाएगा तो हमारे हाथ में, पाँव में मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल नहीं जाएगा। सिग्नल नहीं जाएगा तो हाथ पाँव कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होंगे, मतलब पैरालाइज हो जाएगा। सही, बॉडी की पैरालिसिस हो जाएगी। कंडक्शन का क्या मतलब है? कंडक्शन का मतलब ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ट्रांसमिशन और कंडक्शन सेम बात है। सर वो तो सभी कर रहे हैं ना। हाँ, कंडक्शन सब कर रहे हैं, बस ये वाला कंडक्शन के साथ साथ इंटीग्रेशन भी कर रहा है। ये भी इंपल्स कंडक्शन करवा रहा है, ये भी इंपल्स कंडक्शन। इंपल्स कंडक्शन तो होगी, इन दोनों में सॉल्टेटरी कंडक्शन होगी, इसमें कंटिन्यूअस कंडक्शन होगी। कंडक्शन सब में हो रही है, बस इसमें जब कंडक्शन हो रही होती है तो ये उस सिग्नल को रीड करके, एनालाइज करके डिसीजन भी लेता है कि आगे कौन किस तरह का सिग्नल जाना है। अच्छा, ये जो इंपल्स आ रहा होता है ना, ये जो इंपल्स, इसे हम सेंसरी इंपल्स कहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, जो वापसी लेके जाता है, उसे हम मोटर इंपल्स कहते हैं। ये सेंसरी इंपल्स में, नर्व इंपल्स में वो इंफॉर्मेशन है जो रिसेप्टर ने से दी है। रिसेप्टर ने दी है कि मैंने गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर लिया है। सही, कितना गर्म ऑब्जेक्ट है वो भी इंफॉर्मेशन इस नर्व इंपल्स में स्टोर है। वो नर्व इंपल्स जैसे यहां तक पहुंचेगा, इसे पता चल जाएगा कि कितना गर्म ऑब्जेक्ट हमारे स्किन ने, रिसेप्टर ने टच किया है। उस हिसाब से फिर ये डिसीजन लेगा कि हमने हाथ को जल्दी से हटवाना है या फिर नहीं हटाना, तो ये सिग्नल देगा इसे। सही है। वो जो सिग्नल आएगा मोटर इंपल्स होगा। मोटर इंपल्स में ये इंफॉर्मेशन होती है कि क्या एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है, और वो इंपल्स इसके पास आएगा और ये फिर उस हिसाब से एक्टिविटी कराएगा जो इसको इंफॉर्मेशन मिली। या तो ये इफेक्टर को सिग्नल देगा कि जल्दी से हाथ को हटा लो या फिर स्लो हटा लो, तो वो सारा मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके जाएगा। अच्छा, इन्हें, ये जो हमारे पास होते हैं ये वाले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इनकी भी शेप ना, ये भी जो होते हैं मल्टीपोलर होते हैं। ये भी क्या है? मल्टीपोलर, सेम जिस तरह हमारे पास वो होते हैं। सही, इस तरह के। तो ये भी इसके बारे में लिख लो। तो 3 तरह के न्यूरॉन्स हैं। हर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, इनकी टाइप्स, सही, अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। सर इंटर न्यूरॉन हमारा ब्रेन तो बहुत छोटा है। हमें क्यों बता रही हूँ? हमारा ब्रेन बहुत छोटा है, हमारा ब्रेन तो बहुत बड़ा है। बोलो। सर हमारी पूरी बॉडी है। हाँ, तो सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स यहाँ पे कैसे हैं? पूरी बॉडी में नहीं। हाँ, देखो न्यूरॉन जो है ना, न्यूरॉन एक जगह पे कंजस्ट हो गए ना, बहुत सारे रह सकते हैं। इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही इतने ज्यादा कंजस्ट हुए पड़े, बिल्कुल बारीक बारीक से दबे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर और तो कुछ है ही नहीं ना। इतने से हिस्से में जो तकरीबन 1.3 kg का ब्रेन है, 1.5 किलो का जो ब्रेन है, उस 1.5 किलो में सारे न्यूरॉन ही तो हैं, और क्या है। हाथ पाँव के मिला के भी सारे पीएनएस उठा के भी तोलोगे, वो आधा 1.5 किलो नहीं बनेगा, क्योंकि इतने यहाँ पर सिर्फ मसल्स भी हैं, मसल्स के साथ साथ बीच में ट्यूब्स हैं सिर्फ। तो ये धागा यूं फैला हुआ है बॉडी के अंदर, इस ओवर का वेट इसका कम होगा, लेकिन एक धागे का गुच्छा बना पड़ा है ब्रेन के अंदर, तो वो इसलिए वो वजन ज्यादा है। तो इसलिए इंटर न्यूरॉन ज्यादा होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं। वो एक जगह पे कंजस्टेड होकर एक जगह पे पाए जाते हैं। क्या 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 मना कर रहे हैं? टेस्ट का मना कर दो। लोग डरते हो क्या? जाके हाथ पांव जोड़ो।